गली में खड़ी सब्जी वाले से भाव तोल कर रही थी। आज भी वो मुस्टंडा सड़क पार घर के सामने खड़ा मूंछों को ताव दे रहा था। मैं अम्मा की आमद की मुंतजिर थी। मैंने गली के नुक्कड़ तक अम्मा को देखने के लिए नजर दौड़ाई, पर न जाने आज अम्मा कहाँ रह गई थी। मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी तो वो दांतों में दबी छालियां चबाते मुसलसल मुझे घूर रहा था। अम्मा उमूमन उस वक्त तक घर आ जाया करती थी। मैंने घर में घुसकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आई थी। मैंने अम्मा से देर से आने की वजह पूछी तो अम्मा ने बताया कि नानी की तबीयत खराब थी। अम्मा रोज रात को नानी के यहाँ चली जाती थी और सुबह सवेरे लौट आया करती थी, शायद इसलिए कि नानी घर में अकेली हुआ करती थी। पर अम्मा नानी को अपने साथ इधर भी तो ला सकती थी। इस तरह न नानी को दिन में अकेले रहना पड़ता और न मुझे रात को। मैं अक्सर सोचती पर अम्मा को कभी कह ना पाई। मेरा नाम बुशरा है। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे 2 भाई और 2 बहनें थीं। मैं अभी स्कूल में ही पढ़ती थी, मगर मुझे अम्मा के हिस्से के आधे से ज्यादा काम संभालने पड़ते। अम्मा रात भर घर से गायब रहती और सारा दिन पड़ी सोई रहती। शाम को उठकर बावर्ची खाने के चंद काम निपटा लेती और रात को फिर से निकल जाती। हम इस मोहल्ले में अब्बा के इंतकाल के बाद ही शिफ्ट हुए थे। मुझे ये मोहल्ला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यहाँ कुछ अजीबोगरीब किस्म के लोग रहते थे जो सारा दिन घरों के बाहर चारपाई बिछाए बैठे रहते और हर आने जाने वाले पर नजर जमाए रखते। मुझे घर के साथ साथ घर के बाहर के काम भी करने पड़ते थे, लिहाजा मुझे बेहद मुश्किल का सामना था। हमारे सामने वाला घर अक्सर किराए पर चढ़ा होता था। न जाने क्या मामला था कि वहाँ कोई भी किराएदार ज्यादा देर नहीं टिकता था। आजकल वहाँ कोई आवारा सा नौजवान आ बसा था जो हर वक्त आती जाती औरतों को घूरता रहता था। मैं जब भी किसी काम से घर से बाहर निकलती तो उसकी नज़र मुझ पर टिक जाती और वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे तकता जैसे उसने कोई खलाई मखलूक देख ली हो। मुझे उसके ऐसे देखने से बहुत चिड़चिड़ा करती थी। मैं छोटे बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल के लिए निकली। वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे जबकि मैं हाई स्कूल में थी। उनको स्कूल छोड़ते हुए मैं अपने स्कूल की तरफ बढ़ी। परवीन भी मेरे साथ आ मिली थी। वो मेरी हम जमात थी और मेरे ही मोहल्ले में रहा करती थी। हमारा स्कूल घर से कुछ फासले पर था। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे पीछे चल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही मुस्टंडा था जो घर के बाहर खड़े होकर मुझे घूरा करता था। मैं उसे अपने पीछे आता देखकर डर गई थी। मैंने परवीन को कोहनी मारकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उसे आंख से पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। उसने भी मुड़कर उस मुस्टंडे को देख लिया। वो काफी दूर हमारे पीछे चलता रहा। ये मुस्टंडा हमारे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने परवीन के कान में सरगोशी की। इस मुस्टंडे का नाम जफर है। उसने मेरी मालूमात में इजाफा किया और हो सकता है वो हमारे पीछे ना हो बल्कि अपने रास्ते जा रहा हो। परवीन ने अपनी मंतिक पेश की। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी। स्कूल पहुंचकर हम अंदर दाखिल हो गए और वो दूसरी जानिब मुड़ गया। स्कूल से वापसी पर भी वो रास्ते में मौजूद था। हम उसके पास से गुजरे तो वो हमारे पीछे चल दिया। मैंने परवीन को आंख से इशारा किया कि देखा, मेरा शक दुरुस्त था। अब वो भी मान गई थी। मुझे अम्मा से लाजमी इस बारे में बात करनी चाहिए, मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था। मैं बहुत दब्बू और बुज़दिल सी लड़की थी। ना मैंने कभी किसी लड़के से बात की थी और ना ही कर सकती थी। कोई भी लड़का मुझे गौर से देखता तो मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते थे और कोशिश के बावजूद भी हलक से आवाज ना निकल पाती। वो भी समझ जाता था कि ये लड़की बुरी तरह घबरा चुकी है। लड़के क्या, मैं तो लड़कियों से बात करते हुए भी घबरा जाया करती थी, इसलिए लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरी परवीन के अलावा कोई और सहेली नहीं थी, जबकि आधे स्कूल और पूरे मोहल्ले की लड़कियां परवीन की दोस्त थी। परवीन मेरे से काफी मुख्तलिफ थी। वो डंके की चोट पर जवाब देकर अगले बंदे की तबीयत साफ कर दिया करती थी। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर परवीन उस आदमी की तरफ बढ़ी कि तू रुक, अभी इसको मजा चखाती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ गली मोहल्ले में सबके सामने तमाशा लगाए। मैं उसे घसीटती हुई घर ले गई। घर का राशन बिल्कुल खत्म होने के करीब था। मैंने अम्मा को बताया तो उसने मुझे पर्स से पैसे निकाल कर पकड़ा दिए कि बाजार से खरीद लाना। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। मैंने अम्मा की तरफ एक नज़र भर कर देखा और हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई, अम्मा तुम लेती आना। अम्मा ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैंने अम्मा को उस मुस्टंडे जफर के बारे में बताने का सोचा। अम्मा जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। मैं उसका फिक्रमंद चेहरा देखकर चाहने के बावजूद कुछ न कह सकी।
میں نے سوچا کہ وہ پہلے ہی پریشان رہتی تھی، مجھے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں بہت بدل گئی تھی۔ میرا ابا ایک مستری تھا۔ ابا کے ہاتھ میں بے حد صفائی تھی۔ اسے بڑے بڑے بنگلے بنانے کا کام بڑی آسانی سے مل جایا کرتا تھا۔ وہ اچھا کماتا تھا۔ وہ خود تو مستری تھا، پر اماں کو اس نے ملکہ کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ اماں کا بے حد احترام اور قدر کرتا تھا۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا، مگر اس کی عمر بہت کم تھی۔ ابھی وہ 40 کا ہی ہوا تھا کہ ایک رات اچانک اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور وہ ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ابا کی وفات کے بعد اماں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا اور کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ اماں اپنے بچوں کو فاقہ کرتے نہ دیکھ پائیں اور اسے گھر سے قدم باہر نکالنا پڑا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور تھی۔ شام کو وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوتی اور ابا کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے وہ اتنی تھک جاتی تھی کہ اس سے گھر اور بچوں کا کام نہ ہو پاتا۔ اس کی مشکلات جان کر میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کی مدد کرنے کی غرض سے اس کے گھر آنے سے پہلے گھر کے اور بہن بھائیوں کے کافی کام نمٹا دیا کرتی۔ رفتہ رفتہ اماں مجھ پہ کافی انحصار کرنے لگی۔ اس نے گھر کے علاوہ باہر کے بھی اکثر کام میرے ذمے ڈال دیے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ رات کو نانی کے گھر چلی جاتی اور صبح سویرے لوٹ آتی۔ ہمارے محلے کی ایک لڑکی نسیمہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور جاتے ہوئے وہ ایک خط چھوڑ گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے۔ یہ اطلاع اسکول جاتے ہوئے پروین نے راستے میں مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں سن کر پریشان تھی۔ وہ تو عمر میں ہم سے بھی چھوٹی تھی۔ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ پروین نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں رو رو کر ہلکان تھی۔ میں سارے راستے اس کی ماں کے بارے میں سوچتی رہی۔ بظاہر نسیمہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی اور دیکھنے میں لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں تعصب سے سر ہلاتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ محلے میں لڑکیوں کے غائب ہونے کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ نسیمہ کے بعد پچھلی گلی میں رہنے والی لڑکی آصفہ بھی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ہمارے ہی اسکول سے میٹرک پاس کیا تھا اور پروین سے اس کی اچھی الیک سلیک تھی، جبکہ اپنے پیچھے وہ بھی ویسا ہی ایک خط چھوڑ گئی تھی جیسا پروین کے جانے کے بعد ملا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ مجھے یہ سلسلہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اماں سے ذکر کیا تو وہ چونک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اماں کو اپنی جوان ہوتی بیٹی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اب اسکول کے علاوہ گھر سے باہر نہیں جاؤں گی اماں۔ میں نے اماں کو باہر کے کاموں سے منع کیا تو وہ کچھ نہ بولی، بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ رات کو اماں کو گھر سے نکلے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مجھے لگا شاید اماں ہی واپس آئی ہوگی، اور اتنی رات کو ہمارے گھر کس نے آنا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ظفر کھڑا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں بڑی غلطی کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑ لیا اور بولا، میری بات تو سنو۔ یقیناً وہ اماں کو گھر سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اماں کی واپسی پہ وہ گھر کے باہر ہی کھڑا ہوتا تھا، لہٰذا اسے اماں کی واپسی کے وقت کا اچھی طرح علم تھا۔ اتنے عرصے سے یہاں رہتے ہوئے اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میں سانس روکے دروازے سے اس کا ہاتھ ہٹنے کے انتظار میں تھی۔ میں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ میری زور آزمائی پر مسکراتا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ میری بات تو سنو، وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ اگر گلی میں مجھے کوئی نظر آ جاتا تو میں مدد کے لیے اسے پکار لیتی، مگر گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ چائے پینے کا دل کر رہا تھا، تھوڑی سی پتی ملے گی؟ نہیں ہے پتی گھر میں۔ اس بار میں نے اسے سختی سے جواب دیا اور دروازے سے ہاتھ ہٹانے کو کہا۔ اچھا چائے ہی پلا دو اپنے ہاتھ کی۔ وہ اپنی ہٹائی پر اڑا ہوا تھا۔ میں رو دینے کے قریب تھی کہ گلی سے کسی موٹر سائیکل کا گزر ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور اندر آ کر کمرے کے دروازے کو بھی لاک کر لیا۔ وہ ساری رات میں نے آنکھوں میں ہی گزار دی۔ مجھے خوف کے مارے نیند نہ آئی تھی۔ امی صبح سویرے واپس آ گئی تو میں سرخ آنکھیں لیے غصے میں اسکول کے لیے نکل گئی۔ رستے میں پروین بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ آج وہ آیا نہیں، آخر وہ اکتا کر بولی۔ وہ ظفر کے انتظار میں تھی۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔
मैं उसके ना आ जाने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और वो उसे याद करने में लगी हुई थी। तुझे पता है वो किसके पीछे आता है? उसके सवाल पे मेरा दिल डर गया था। मेरे पीछे? अपने सवाल का खुद ही जवाब देते वो इठलाकर बोली तो मैं सोच में पड़ गई। ये तो एक तरह से अच्छा ही था अगर वो परवीन के पीछे आता था, पर रात फिर वो मेरे घर पर क्यों पहुंचा हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लिहाजा मैं चुपचाप चलती रही और मैंने परवीन की बात का कोई जवाब न दिया। अम्मा के जाने का वक्त हुआ तो मेरी घबराहट में इजाफा हो गया। मैं अम्मा की मिन्नतें करने लगी कि आज अम्मा ना जाएं, पर अम्मा किसी सूरत रुकने को तैयार न थी। अम्मा का कहना था कि वो नानी को बताकर नहीं आई, नानी उसका इंतजार कर रही होगी। आज वो नानी को बता आएगी तो कल को मेरे पास रुक जाएगी। मैंने अम्मा को कल रात की सारी बात बता दी। अम्मा सुनकर परेशान हुई और बोली, मैं उसे समझा दूंगी, आइंदा वो तुझे तंग नहीं करेगा। वो मुझे दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करने की ताकीद करके चल दी। मैं अम्मा की संग दिली पर हैरान थी। परवीन 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। मैं बहन भाइयों को उनके स्कूल छोड़कर बाकी का रास्ता अकेले ही काटती। जफ़र भी मुझे उस रात के बाद दिखाई नहीं दिया था। या तो ये अम्मा के समझाने का असर था या वाकई वो परवीन के पीछे था। मुझे तसल्ली हुई। वापसी पे मैं परवीन का पता करने उसके घर चली गई। परवीन के घर में हूँ का आलम था। मैंने परवीन को आवाज़ें दी तो उसकी माँ न जाने किस कोने से निकल कर आई। उसने बताया कि परवीन तो घर से भाग गई थी। मैं सन्नाटे में रह गई। कब, कैसे और क्यों, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। परसों जब वो स्कूल से लौटी तो उसकी माँ उसे घर छोड़कर किसी काम से बाहर गई थी। जब वो वापस लौटी तो परवीन गायब थी। इंतजार करने और ढूंढने पे भी उसका कुछ पता नहीं था। उन्होंने उसका सामान देखा तो वो भी गायब था। वो शक में मुब्तला हो चुके थे कि वो घर से भाग गई थी कि उन्हें उसके बस्ते से उसका लिखा खत मिल गया, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। परवीन की माँ ने रोते हुए वो खत मेरे हाथ में पकड़ा दिया था। मेरा खुद का दिल गम से फटा जा रहा था। वो मेरी वाहिद दोस्त थी। उसने मुझसे इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया था। मैंने खत पर एक गमगीन नज़र डाली और चौंक गई। ये लिखाई तो परवीन की नहीं थी। मैं उसकी लिखाई अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि मुझे घर के कामों की वजह से वक्त नहीं मिलता था तो वो अक्सर मेरा स्कूल का काम कर दिया करती थी। अगर तुझे कुछ मालूम भी हो ना कि वो किसके साथ भागी है, तब भी मुंह से भाप मत निकालना, परवीन की माँ आहिस्तगी से बोली थी। इसका बाप और भाई उसकी जान के दुश्मन बने हैं, मार डालेंगे उसे। मैं इस बात में सर हिलाकर वापस लौट आई थी। मैं अपने साथ परवीन का खत भी ले आई थी ताकि अपने रजिस्टर पर लिखी उसकी लिखाई से ये लिखाई मिलाकर देख सकूं। घर आकर मैंने सबसे पहला काम यही किया था। लिखाई में वाज़ेह फर्क था। ये खत परवीन के हाथ से नहीं लिखा गया था। माँ बाप के लिए यही डूब मरने का मकाम होता है कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर वो अपना तमाशा किसी कीमत नहीं लगवाना चाहते। मैं फौरी तौर पर नसीमा और फिर आसफा की तरफ गई ताकि उनके लिखे हुए खतूत की लिखाई मिलाकर देख सकूं। तीनों खतों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी थी। नसीमा और आसफा के रजिस्टरों में की गई लिखाई से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसका साफ मतलब था कि तीनों में से कोई एक भी अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मोहल्ले में कोई और लड़की इस साजिश का शिकार बने, इससे पहले ही इस ड्रामे को बेनकाब करना ज़रूरी था। मुझे उन तीनों लड़कियों के माँ बाप को ये बात समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सब मोहल्ले वाले मिलकर पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। पुलिस के सिपाही अक्सर मोहल्ले में नजर आते। पुलिस के डर से ही सही, पर लोगों ने गली में खड़े होकर आती जाती लड़कियों को घूरना बंद कर दिया था। मैंने अम्मा तक भी सारे मामलात की खबर पहुंचा दी थी। अम्मा ये सब सुनकर हैरान थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अम्मा अब रात को हम बहन भाइयों को अकेला छोड़कर नानी की तरफ नहीं जाएगी, पर अम्मा ने उल्टा मुझे ही डांट दिया कि तुझे इतना सियाना बनने की क्या ज़रूरत थी भला। मैंने अम्मा से कहा कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, आप नानी को इधर ही ले आओ, पर अब आप रात को घर से ना जाया करो। अम्मा कहने लगी, इस घर को चलाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। मैं हैरान हुई कि आखिर नानी के घर ऐसा कौन सा खजाना है जिससे अम्मा रोज़ाना इतने पैसे कमाती हैं। एक रात अम्मा नानी के घर जाने के लिए बाहर निकली तो मैं भी चादर ओढ़कर उनके पीछे चल दी। मैं मुनासिब फासले से उनका पीछा करती रही। वो पैदल ही जा रही थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि उसका रुख नानी के घर की जानिब नहीं था, बल्कि वो तो किसी और तरफ मुड़ गई थी। मुझे घर में सोए बहन भाइयों की भी फिक्र थी। मैं उसके पीछे चलती रही। वो एक घर के सामने जाकर रुक गई और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी।
दरवाज़ा लम्हे में ही खोल दिया गया था। मैं दरवाज़ा खोलने वाले को देखकर सन्नाटे में रह गई थी। वो तो वही मुस्टंडा जफर था। अम्मा अंदर दाखिल हुई तो उसने दरवाज़ा खट से बंद कर दिया। अम्मा और जफर का क्या ताल्लुक था, इसका जवाब तो अम्मा ही दे सकती थी। मैं वापस पलट आई और सारी रात मंसूबा सोचती रही कि अम्मा से किस तरह सच उगलवाया जा सकता था। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए निकली तो स्कूल की बजाय नानी के घर की तरफ चल दी। मैं नानी से मिलकर अम्मा के बारे में जानना चाहती थी। मेरी नानी मेरे इकलौते मामू की वफात के बाद से अकेले रहा करती थी। कभी कभार उसकी बेवा बहू अपने 2 बच्चों को उससे मिलवाने के लिए ले आया करती थी। नानी अपनी पेंशन से घर का खर्चा चलाया करती थी। नानी के यहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि अम्मा ने तो कई महीनों से नानी के घर का चक्कर नहीं लगाया था। अब इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा था कि अम्मा किसी गलत काम में मुलव्विस थी। मैं नानी को साथ लिए घर वापस आ गई थी। अम्मा अभी तक सो रही थी। मैंने नानी को अपने कमरे में बिठाया और अम्मा को जाकर बताया कि नानी मिलने आई हैं। नानी के आने का सुनकर वो उछल कर उठी थी। वो हैरान थी कि नानी सुबह सुबह कैसे आ गई थी। मैंने नानी के सामने तो कुछ जाहिर ना किया, पर नानी के जाते ही मैं अम्मा के सर पर सवार हो चुकी थी। मैंने उसे बताया था कि मैंने रात में उसका पीछा करके वो घर देख लिया था जहां वो रात को जाती थी। उसके चेहरे पे अफसुर्दगी छा गई थी। मैंने उसे धमकी दी कि अब भी उसने कुछ ना बताया तो मैं उसी घर में जा पहुंचूंगी जहां वो रोजाना जाती थी। उसकी आंख से एक आंसू टपका और वो अफसुर्दगी से भरे लहजे में बोली कि तू उधर का रुख भी मत करना। तेरे बाप ने मुझे दुनिया जहां का ऐश मुहैया किया था। इतनी खुशहाली तो मैंने शादी से पहले अपने घर में भी नहीं देखी थी जितनी तेरे बाप के साथ मुयस्सर थी। मुझे उस आराम और खुशहाली की आदत पड़ गई थी। बाप की वफात के बाद मैं अपने बच्चों को एक एक चीज के लिए तरसते हुए नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी कि वो ऐसी ही जिंदगी गुजारें जैसी अपने बाप के होते हुए गुजार रहे थे। मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। आमदनी का सिलसिला तो शुरू हो गया था, मगर वो आमदनी नाकाफी थी। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद महीने के आखिर में चंद पैसे हाथ आते थे, जिससे गुजारा ही बमुश्किल हुआ करता था। और सच पूछो तो मुझे मेहनत मुशक्कत की आदत ना शादी से पहले थी और ना बाद में। तेरा बाप तो खाना भी अक्सर बाहर से ही ले आया करता था ताकि मुझे घर में ना पकाना पड़े। मैं कोई ऐसा काम ढूंढ रही थी जिसमें मेहनत कम और मुआवजा ज्यादा हो। मैं एक कोठी में काम किया करती थी। वहाँ की मालकन अक्सर मुझसे हाल अहवाल लेती रहती। मैंने उससे अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया कि मैं कम मेहनत में ज्यादा कमाना चाहती हूँ, तो उसने कुछ सोचते हुए कहा कि उसके पास एक काम है, पर यह काम इतना चुपके से करना होगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए थी। वो घर उसी औरत का था। वो अपने घर पे कोठा चलाया करती थी। वहाँ बहुत अमीर कबीर सेठ रात को आया करते थे। शरीफों के इलाके में ये काम करने से न किसी को पता चलता था, न ही पुलिस बार बार तंग करती थी। इस काम के लिए उसे औरतों की हमेशा जरूरत पड़ती थी। मैंने ये सब सुनते ही उसे साफ कह दिया था कि मैं जिस्म फरोशी नहीं करूंगी। वो बोली थी कोई मसला नहीं, जिस्म फरोशी के अलावा भी बहुत से काम है। उसने मुझे हिसाब किताब और रखवाली का काम दिया। वो इस धंधे के अलावा कुछ और भी नाजायज काम किया करती थी। मैंने ज्यादा मुआवजे की खातिर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। अम्मा इतना कहकर चुप हुई तो मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, और परवीन, नसीमा और आसफा कहाँ हैं? मैंने हवा में तीर छोड़ा था। उनका नाम सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, वो हकला गई थी। तू मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, वादा कर, खास तौर पर अपनी नानी को। अम्मा ने मुझसे वादा लिया तो मैंने भी वादा कर लिया। अम्मा के बारे में मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और नानी को तो बिल्कुल नहीं। नानी ने अम्मा का क्या बिगाड़ लेना था भला। मैं अम्मा को मुतमईन करके घर से सब्जी लेने के बहाने निकली थी और सीधा करीबी थाने में जा पहुंची थी। मैंने इंस्पेक्टर को उस घर के बारे में सारी मालूमात पहुंचा दी थी, और ये भी कि उन तीनों लड़कियों की गुमशुदगी का ताल्लुक भी उसी घर से था। बस अम्मा, आज रात मेरे पास रुक जा, कल से बेशक चली जाना। उस रात मैंने अम्मा को मनाकर घर में ही रोक लिया था। पुलिस ने उसी रात घर पे छापा मारा और रंगे हाथों सबको गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ के लोग हैरान थे कि उनकी नाक तले क्या कुछ हो रहा था, और वो बेखबर थे। जफर भी गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस ने जल्द ही उससे सब कुछ उगलवा लिया था। वो लोग लड़कियों को स्मगल करने का काम भी करते थे। जफर भी उनके गिरोह का एक अहम रुकन था। वो मुख्तलिफ इलाकों में घर किराए पे लिया करता और वहाँ की लड़कियों पे नजर रखता, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता या किसी न किसी तरह वरगला कर उन्हें अगवा कर लेता।
وہ ان کے اسکول بیگ میں خط رکھ دیا کرتا تھا تاکہ ان کے ماں باپ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ وہ لوگ ان لڑکیوں کو شہر کے بڑے بڑے کوٹھوں پر پہنچا دیا کرتے۔ پولیس نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے ہمارے محلے کی لڑکیوں سمیت کئی لڑکیوں کو برآمد کروا لیا تھا۔ آصفہ، نسیمہ اور پروین بھی واپس آ چکی تھیں۔ ان کے گھر والے شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں پہ اعتبار نہ کر کے انہیں ڈھونڈنے کی زحمت تک نہیں کی، جبکہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں تھی۔ پروین میرے گلے لگ کر رو دی تھی۔ اس نے ظفر پہ اعتبار کر لیا تھا۔ ظفر نے اسکول سے واپسی پہ اس کو بتایا تھا کہ وہ اسے پسند آ گئی تھی اور اسے دوستی کی پیشکش کی تھی۔ پروین کچی عمر کی لڑکی تھی، اس کا کہا اس نے سچ مان لیا تھا۔ ظفر نے اسے آئس کریم کھلانے کی پیشکش کی تو وہ مان گئی۔ ظفر نے اس کے بستے میں چپکے سے خط ڈال دیا۔ ظفر نے اسے شہر کے مشہور آئس کریم پارلر کے پاس آنے کا کہا تھا۔ شام کو وہ وہاں پہنچی تو ظفر پہلے ہی گاڑی میں موجود تھا۔ پروین اتنی شاندار گاڑی دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر آئس کریم لینے چلا گیا۔ آئس کریم کھاتے ہی پروین بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اماں، یہ لڑکیوں والا کام تو نے صحیح نہیں کیا، میں اماں سے مخاطب تھی۔ اماں ڈری سہمی ہوئی تھی، قسم کھا کر مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ جانتی ضرور تھی لیکن اس کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ظفر اماں سے بھی پہلے سے وہاں کام کیا کرتا تھا، وہ ایسے ہی علاقے بدل کر اپنی کاروائیاں کرتا تھا۔ پکڑے جانے والے لوگوں نے جلد ہی منہ کھول دیے تھے اور اماں کا نام بھی ان کی زبان پہ آ گیا تھا۔ پولیس اماں کو گرفتار کرنے آئی تو وہی انسپیکٹر مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اماں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اماں کو گاڑی میں بٹھا کر وہ انسپیکٹر میرے پاس آیا اور بولا، تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو مزید تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ اماں کا خیال رکھنا، اسے زیادہ سختیوں کی عادت نہیں ہے، میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ آنسوؤں کا پھندا میرے گلے میں اٹک چکا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ انسپیکٹر میری روتی شکل دیکھ کر نرمی سے گویا ہوا تھا۔ اماں ان کے ساتھ ضرور شامل تھی مگر اماں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اماں نے اپنے ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ چونکہ اماں کی بیٹی نے ہی مخبری کر کے پولیس کو سب مجرموں تک پہنچایا تھا، لہٰذا اماں کی سزا میں کافی کمی کر دی گئی تھی۔ میں اپنا مکان بیچ کر نانی کے گھر ہی شفٹ ہو گئی تھی، گھر کے پیسوں سے گزر بسر کرنے لگی۔ اماں گھر آئیں تو میں نے اسے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کو آرام دہ زندگی دے سکوں۔ میں نے FA کا امتحان پاس کر لیا تھا اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی تاکہ کسی اچھے اسکول میں نوکری حاصل کر سکوں۔ ایک دن وہی انسپیکٹر اپنی اماں کے ساتھ نانی کا گھر ڈھونڈتا وہاں آ پہنچا تھا۔ وہ اپنی ماں کو میرے رشتے کے لیے لایا تھا۔ میں شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی اور بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی، پر اماں اور نانی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اس انسپیکٹر کا نام جمشید تھا اور وہ پہلی نظر میں ہی اپنا دل مجھ پہ ہار بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی کفالت کر سکتی تھی۔ یوں میں بیاہ کر جمشید کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر مجھے اماں جیسا کوئی کام نہ کرنا پڑے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بجائے میں کوئی مناسب سی نوکری کر سکوں۔ مجھے جلد ہی سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ اپنی تنخواہ سے میں نے اماں کو وہ تمام سکون اور آرام مہیا کرنا شروع کر دیا جو اسے ابا کی زندگی میں حاصل تھا۔